इंद्रपुरम में उठते काले बादलों का संकेत कोई बड़ी मुसीबत का संकेत लग रहा था। धर्मसेन ने प्रजा से झूठ बोला कि किसी जंगल में आग लगने की वजह से काले बादल उठ रहे थे। शिकार का अभ्यास करते वक्त नाग अश्विन के गुरु प्रकट हुए और उन्होंने नाग अश्विन को गुस्से में डांटते हुए जल्दी मणि लाने को बोला। अपने गुरु से डांट खाने के बाद नाग अश्विन ने मोहिनी और चंद्रा को मारने की धमकी दी और जल्दी मणि चोरी करने को बोला। मोहिनी और चंद्रा मणि चोरी की योजना पर बात कर ही रहे थे कि किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी और वो दोनों चौंक गए थे। मोहिनी और चंद्रा मणि के बारे में बात कर ही रहे थे कि वहां बुआ आ गई थी और उनकी बात बुआ ने सुन ली थी। जब दोनों ने बुआ को देखा तो राहत की सांस ली और बुआ से मोहिनी ने बोला, बुआ जी ये आप थी, हम दोनों तो डर गए कि आज हम पकड़े गए। बुआ कुटिल मुस्कान के साथ बोली, ऐसे खुले में मणि चोरी की योजना बनाओगे तो पकड़े ही जाओगे। फिर चंद्रा ने कहा, बुआ अब मणि को किसी तरह चोरी करना ही होगा, नहीं तो। ये कहते हुए चंद्रा रुक गया और बुआ ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, नहीं तो क्या, तुम्हारा मालिक तुम्हें मार देगा यही ना, पर तुम लोग चिंता मत करो। बुआ का इतना कहना था कि मोहिनी और चंद्रा अवाक होकर बुआ का मुंह देखने लगे। फिर बुआ ने वापस बोला, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे सब पता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मणि को चोरी करना है तो वासु को महल से बाहर भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है, अब तुम दोनों आपस में बात कर लो। बुआ राज की बातें ऐसे बता रही थी जैसे सच में कोई ज्ञानी हो। बुआ की बात सुन मोहिनी और चंद्रा वापस से एक दूसरे को देखने लगे। तो फिर से बुआ ने कहा, ये हर बाहर बच्चों के जैसे क्यों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हो? यही सच है, अगर मणि चोरी करना है तो वासु को बिना मणि के बाहर भेजना होगा। अब फैसला करो, मैं चलती हूं। बुआ को रोकते हुए मोहिनी ने कहा, पर बुआ वासु को बिना मणि के बाहर कैसे भेज सकते हैं? बुआ मुस्कुराई और मोहिनी के करीब आकर बोली, तुम्हारा नाम तुम्हारे ऊपर जचता नहीं, इसे बदल लो। सच में तुम झूठ मूठ की मोहिनी हो। यह सुनकर मोहिनी ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, जिसे देख बुआ मुस्कुराई और करीब आकर उसके कान में कुछ कहने लगी, जिसे चंद्रा भी नहीं सुन पाया। मोहिनी के कान में कहकर बुआ मुस्कुराती हुई वहां से चली गई और दोनों बुआ को जाता देखते रह गए। फिर चंद्रा ने मोहिनी के पास आकर पूछा, क्या कहा बुआ ने तुम्हारे कान में? मोहिनी मुस्कुराई और बोली, हर बात जानना जरूरी नहीं होता है चंद्रा, अब चलो जाओ, समय आने पर पता चल जाएगा। ये कहकर मोहिनी जाने लगी और चंद्रा संशय में उसे देखता रह गया। फिर अपने सर को झटकता हुआ दूसरी तरफ चला गया। इधर हीरा सबसे छुपते छुपाते अपने कपड़ों में कोई चीज छुपाता अपने शयन कक्ष में जल्दी जल्दी जाने लगा। जैसे ही वो शयन कक्ष में पहुंचा तो डर गया और सावधान होकर खड़ा हो गया, क्योंकि वहां उसके कक्ष में बहुत से दास दासियां थे जो हीरा को घूरने लगे, क्योंकि वो अपने कपड़ों में कुछ छुपाए था। हीरा ने उन सबको अपने तरफ ऐसे घूरते देख अपने कपड़ों में छुपाई चीज को और जोर से पकड़ लिया और उन दास दासियों को डांटते हुए बोला, जाओ यहां से, भागो। हीरा की डांट सुनते हुए सारे दास दासियां वहां से जल्दी से निकल गए। हीरा ने जल्दी से अपने शयन कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और इधर उधर झांक कर देखने लगा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर अपने बिस्तर पर जाकर जल्दी से बैठ गया और अपने कपड़ों के अंदर से दमयंती का चित्र निकाल उसे मुस्कुराते हुए निहारने लगा। थोड़ी देर निहारने के बाद वो चित्र को धीरे धीरे चूमने लगा। फिर जैसे उसके शरीर में कुछ हलचल हुई तो वो चित्र को किसी हफ्सी की तरह चूमने लगा। फिर चादर ओढ़कर चित्र को सीने से लगा के सो गया। इधर वासु अपने शयन कक्ष में कोई किताब पढ़ रहा था। तभी वहां धर्मसेन आया और बोला, वासु, कुछ लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं और तुमसे मिलना चाह रहे हैं। वासु उस समय किताब पढ़ने में व्यस्त था। उसने बोला, ठीक है, उनसे कहो ना, मैं थोड़ी देर में आता हूं, बस 5 पन्ने और बाकी हैं। धर्मसेन चिंतित होते हुए बोला, वासु, मारपीट का मामला है, तुम्हें उनकी बात जल्दी से सुन लेनी चाहिए। धर्मसेन की बात सुन वासु नाराज हो गया और बोला, धर्मसेन, अब क्या इतने छोटे छोटे मामलों के लिए भी मुझे ही आना पड़ेगा? ये तो तुम भी निपटा सकते हो ना, जाओ ना, हल कर दो उनकी समस्या। फिर धर्मसेन उदास होकर बोला, वासु, मैंने बहुत कोशिश की पर वो मान ही नहीं रहे, बोल रहे हमारा मामला राजकुमार ही हल करेंगे, उन्हें ही बुलाओ। वासु झल्ला गया और बोला, ठीक है, उनसे कह दो, मैं आता हूं, इंतजार करे। वासु की बात सुन धर्मसेन बोला, ठीक है, मैं उनको इंतजार करने को कहता हूं।
ये कहकर धर्मसेन वहां से चला गया। वासु वापस किताब पढ़ने लगा। कुछ देर किताब पढ़ता रहा, फिर झल्लाकर उसे एक तरफ रख दिया और शाही लिबास पहन सभा की तरफ बढ़ा। वासु महल के गलियारे से जा ही रहा था, तभी उसे सामने से आती मोहिनी दिखी, जिसे देख वासु मुस्कुरा दिया और लपक कर उसके पास पहुंच बोला, इधर कहाँ जा रही हो मोहिनी, बड़ी जल्दी में दिख रही हो। मोहिनी भी मुस्कुरा दी और बोली, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी, तुम कहीं जा रहे हो क्या? वासु ने झल्लाकर कहा, हाँ, वो सभा में कुछ लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं, उन्हीं को सुनने जा रहा हूं। फिर उदास होती हुई मोहिनी बोली, अच्छा, फिर तो मेरा तुम्हारे पास आना व्यर्थ रहा, पर मेरी भी एक समस्या है, उसे कौन सुनेगा? तुम तो प्रजा की समस्या सुनने जा रहे हो। वासु संशय में आ गया और बोला, तुम्हारी समस्या? मैं समझा नहीं, तुम्हें क्या परेशानी है? फिर मोहिनी झुठलाती हुई बोली, वासु, मेरा जी नहीं लग रहा, क्या तुम मेरे साथ बाग में कुछ समय के लिए चलोगे? थोड़ी देर वहां बैठेंगे तो शायद जी हल्का हो जाए। इस पर वासु बोला, मोहिनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम चलो बागवान में बैठो, मैं उनकी समस्या दूर करके आता हूं। वासु की बात सुन मोहिनी दुखी हो गई और बोली, अच्छा, अब मेरी समस्या से बड़ी उनकी समस्या होगी। मैं देख रही हूं तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जाओ, मैं अपने कक्ष में जा रही हूं, नहीं सुनाना मुझे किसी को अपनी समस्या। इस पर मुस्कुराते हुए वासु बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, ऐसे नाराज मत हो, चलो अब चलते हैं। वासु को राजी होते देख मोहिनी मुस्कुरा दी और बोली, तुम कितने अच्छे हो वासु, कितने प्यारे भी। वासु अपनी तारीफ सुन मुस्कुरा दिया और दोनों सभा की ओर न जाकर बागवान की तरफ चल दिए। बागवान में पहुंचकर मोहिनी वासु से उदास होकर एक जगह बैठ गई। वासु भी उसके पास बैठ गया और बोला, मोहिनी, क्या बात है, तुम उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या, या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बताओ। मोहिनी उदासी में ही बोली, नहीं वासु, ऐसी कोई बात नहीं। फिर चिंतित होते हुए वासु ने कहा, कुछ तो बात है मोहिनी, तुम ऐसे उदास कभी नहीं रहती हो, मुझे बताओ ना क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी समस्या हल कर सकूं। मोहिनी झिझकते हुए बोली, वासु, पता नहीं तुम विश्वास करोगे कि नहीं, पर जिसने नागों को यहां भेजा था उसका पता चल गया है। मुझे लगा बताऊं या ना बताऊं, इसी संशय में मैं कब से डूब और उतर रही हूं। इतना सुनते ही वासु गुस्से से भर गया और बोला, एक बार, बस एक बार उसका नाम बता दो मोहिनी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं उसे। इस पर बनावटी नाराजगी दिखाते हुए मोहिनी बोली, मुझे पता था तुम सुनकर गुस्सा हो जाओगे और अपना आपा खोने लगोगे, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही थी और डर रही थी कि तुम सुनोगे तो पता नहीं क्या करोगे। मोहिनी की बात सुन वासु थोड़ा शांत हो गया और बोला, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, बताओ तो वो कौन है। मोहिनी खुश होते हुए बोली, पहले मुझसे वादा करो वासु, जोश में नहीं होश में काम लोगे और कोई भी कदम उठाने से पहले सोचोगे समझोगे तभी करोगे। वासु शांत होता हुआ बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूं, अब बताओ भी। फिर मोहिनी अपना मुंह वासु के कान के पास करके कुछ बोलने लगी, जिसे सुनकर वासु के चेहरे पर गुस्सा भर गया, जिसे देख मोहिनी ने तुरंत कहा, वासु, मेरी कसम खाओ, तुम ये बात अभी किसी को नहीं बताओगे और मौका आने पर ही किसी को बताओगे। वासु थोड़ा और संशय में आया, फिर मोहिनी के सर पर हाथ रखते हुए बोला, ठीक है मोहिनी, मैं अभी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर मोहिनी मुस्कुरा दी और बोली, वासु, अब तुम सभा में जाकर प्रजा की समस्या सुन सकते हो, मेरे दिल पर रखा बोझ उतर गया, मैंने जब से सुना था बेचैन थी, अब अच्छा लग रहा है, तुम जा सकते हो। ये कहकर मोहिनी वहां से उठ गई और वासु भी उठ गया। फिर दोनों सभा की तरफ चले गए। आगे जाकर मोहिनी दूसरी तरफ चली गई और वासु सभा की तरफ। जब से मोहिनी ने यह बात वासु के कान में डाली थी कि नाग भेजने वाले का पता चल गया है, तब से वासु विचलित हो गया था और उसी सोच में डूबा हुआ इधर से उधर टहल रहा था। उसे कहीं चैन नहीं था, पर मोहिनी के वादे की वजह से वो कुछ कर नहीं सकता था, बस बेचैन यहां से वहां टहल रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपना जी हल्का करने धर्मसेन और अभिनव को ढूंढने लगा। उन्हें ढूंढते हुए वो एक कक्ष में पहुंचा, जहां उसने देखा धर्मसेन और अभिनव बात कर रहे थे, जिन्हें देखते ही कक्ष के बाहर ही वासु ठिठक गया और उनकी बात सुनने लगा। जहां धर्मसेन अभिनव से कह रहा था, अभिनव, जिसने भी नागों को इंद्रपुरम में भेजा था उसका मकसद मणि को हासिल करना था। एक महल के बाहर और एक महल के अंदर से साजिश रच रहा था। दोनों नागों को मारकर हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें जल्द से जल्द इन नागों को भेजने वालों तक पहुंचना होगा।
पर पता कैसे चले किसने भेजा था? धर्मसेन की बात सुन वासु को खटका लगा और वो सोचने लगा, धर्मसेन, मुझे पता चल गया है, पर मैं मजबूर हूं मित्र, अभी नहीं बता सकता। पर बताए बिना रहा भी नहीं जाता, फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं मित्र, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फिर धर्मसेन ने अभिनव से कहा, और अभिनव, उन काले बादलों का जो संकेत है ना, हमें उससे भी सावधान रहना होगा। फिर अभिनव ने बोला, पर धर्मसेन, हमें किसी भी तरह इन दोनों समस्याओं का हल ढूंढना होगा, नहीं तो इंद्रपुरम पर कहर टूटेगा और उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब धर्मसेन चिंतित हो गया और बोला, सही कह रहे हो अभिनव, इसका कोई तोड़ निकालना ही पड़ेगा। वासु से बोलो दूर दराज के राज्यों में अपने जासूस भेजने होंगे और पता लगाना होगा, नहीं तो हम लोग फिर से किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब धर्मसेन और अभिनव की बातें वासु को कुछ ज्यादा ही विचलित कर रही थी। वो अब और नहीं सुन सकता था, इसलिए वासु ने वहां से जाना ही उचित समझा और अपने शयन कक्ष की तरफ चल दिया। उसके चेहरे की उदासी उसे अंदर से खाए जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद बुआ ने वासु को चिंता में डूबा देख लिया और मुस्कुराकर खुद से कहने लगी, ये नुस्खा काम कर गया। वाह मोहिनी वाह, तुम तो कमाल निकली। जहर रूपी शब्द वासु के कान में डाली और असर पूरे शरीर पर दिख रहा है। तभी बुआ के पास हीरा आ गया और बुआ की बात उसने सुन ली, जिसे देख बुआ घबरा गई और हीरा से बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? हीरा कुछ नहीं बोल रहा था तो बुआ परेशान हो गई और बोली, तुमने कुछ सुना तो नहीं हीरा? हीरा अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था तो बुआ गुस्से में आ गई और बोली, बहरे हो गए हो क्या हीरा? मैंने पूछा तुमने कुछ सुना तो नहीं? हीरा अभी भी कुछ नहीं बोला तो बुआ ने कहा, चले जाओ यहां से, जाओ। हीरा चुपचाप वहां से सर झुकाए चला गया। हीरा के जाते ही बुआ ने वापस खुद से कहा, हीरा ने मुझे कुछ बताया ही नहीं, कहीं इसने कुछ सुना या नहीं? अगर इसने सच में सुन लिया होगा और किसी को बता दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। पर क्या करूं इसका? इसे मार भी तो नहीं सकती, इसे कुछ कर भी नहीं सकती, पर कुछ भी हो इस पर नजर रखनी होगी, भले ही मेरा बेटा है। यह कहकर बुआ हीरा के पीछे चली गई। क्या बुआ की बात सच में हीरा ने सुन ली थी? क्या हीरा किसी को सारी बातें बता देगा? आखिर मोहिनी ने क्या बताया वासु को, जिसे सुनकर वासु विचलित हो गया? आगे जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चंद्रा और मोहिनी मणि की बात कर रहे थे, तभी उनके पास बुआ आई और उन्हें आगे की योजना बताने लगी। मोहिनी और धर्मसेन से वासु ने जब काले बादल और नाग भेजने वाले के बारे में सुना तो गुस्से से भर गया। बुआ वासु को परेशान होते देख खुश हो रही थी, तभी उनकी बातें हीरा ने सुन ली। दूसरी ओर आसमान और जमीन में रेंगते सैकड़ों सांप न जाने किस ओर बढ़ते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई बड़ी शक्ति अपने पास खींच रही हो। त्रिलोकी एक सांप पर नजर गड़ाए तेजी से उसके पीछे उड़ रहा था। तभी त्रिलोकी के हाथ में बंधी छड़ी चमकी और बोली, इस भयानक जंगल के बीच एक और भयानक खबर है मालिक। त्रिलोकी इस वक्त उस सांप का पीछा करने में लगा था, इसलिए उसने छड़ी की बात सुनकर भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर छड़ी ने ऐसा कुछ कहा जिससे त्रिलोकी अचानक रुक गया और सीधा जमीन पर आ गया। हमारा भेजा हुआ नाग खत्म कर दिया गया है। नाग को मारने वाला भी वो है जिसके पास मणि की अपार शक्ति है। छड़ी के शब्द सुनकर त्रिलोकी एक पल में समझ गया कि ये वासु ने ही उसके नाग को मारा होगा। त्रिलोकी ने गुस्से एम में अपनी मुट्ठी भींच ली। वासु, तूने मेरे नाग को मारा है, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। त्रिलोकी ने गुस्से में कहते हुए छड़ी से जोर का प्रहार किया, जिससे जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। ये नाग बहुत ताकतवर था, इसलिए त्रिलोकी को उस नाग को वश में करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब वासु ने नाग को खत्म कर दिया था। अब मुझे किसी भी तरह कलश को ढूंढना ही होगा, उसके बिना मणि मिलना मुश्किल है। त्रिलोकी ने जैसे ही यह बात खत्म की कि तभी गड्ढे से एक काला सांप उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले त्रिलोकी कोई हरकत करता सांप हवा में उड़ते हुए बाकी सांपों के साथ आगे निकल गया। ये देखकर त्रिलोकी को होश आया कि वो तो सांपों का पीछा कर रहा था। वो झट से पीछे मुड़ा और उस सांप के पीछे निकल गया। कुछ दूर तक सांप का पीछा करने के बाद सांप ने एकदम से गति बढ़ा दी, जिससे त्रिलोकी पीछे रह गया। लेकिन तभी त्रिलोकी ने देखा वो सांप एक पहाड़ की तरफ जा रहा था। त्रिलोकी बिना समय गवाए उसके पीछे लग गया और तभी उसने देखा कि अनेक प्रकार के सांप
पहाड़ में बनी एक दरार में घुस रहे थे। वहां इतने सांप थे कि पूरा पहाड़ ही सांपों ने भर गया था। त्रिलोकी उस बड़ी दरार के सामने जा खड़ा हुआ। अंदर जाना मतलब मौत से हाथ मिलाना था, लेकिन त्रिलोकी के पास और कोई चारा नहीं था। जहां एक तरफ त्रिलोकी वासु को खत्म करने की ठान चुका था, वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान वासु अपने महल में तलवारबाजी का अभ्यास करने में लगा हुआ था। वासु को यह अभ्यास अंदर चल रही बेचैनी को शांत करने के लिए था। वासु, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। तभी अपने हाथों में कुछ फल लेकर मोहिनी आती हुई बोली। मोहिनी को आते देख वासु ने उसे एक फीकी सी मुस्कान दी और फिर अभ्यास में लग गया। मोहिनी की योजना काम कर रही थी। वासु के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। मोहिनी का आधा काम तो हो गया था। अब मोहिनी को वासु के अंदर एक और चिंता जगानी थी। वासु की तरफ देखते हुए मोहिनी बोली, वासु, अब बहुत हुआ अभ्यास, बस करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर वासु कुछ शांत हो गया और उसने अपना अभ्यास रोक दिया। मोहिनी की तरफ आता हुआ वासु बोला, क्या बात करनी है मोहिनी? पहले शांति से बैठ जाओ और पसीना सूख जाने दो। ये कहते हुए मोहिनी ने वासु के सामने पसीना पोंछने के लिए कपड़ा बढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद बोली, वासु, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। मोहिनी के अचानक इसी तरह कहने से वासु चौंक गया और बोला, किस बात की माफी मोहिनी? मैंने तुम्हें नाग भेजने वाले के बारे में जो बताया था, असल में वो जानकारी गलत थी। ये कहते हुए मोहिनी शांत हो गई। फिर रुककर बोली, मैं चाहती थी किसी भी तरह उस आदमी का पता लग सके जिसने उस नाग को भेजा था। इसी कारण मैंने जल्दी जल्दी में गलत जानकारी पर भी यकीन कर लिया। वासु ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर बोला, कोई बात नहीं मोहिनी, तुमने तो अच्छा सोचकर ही ऐसा किया होगा। मोहिनी ने थाल में से एक फल काटकर वासु की तरफ बढ़ा दिया और बोली, वासु, ये जानकारी गलत निकलने से मुझे अब और चिंता होने लगी है। हमें किसी भी तरह उस दुष्ट का पता लगाना ही होगा। पिछले दिनों महल में कई अपशकुन हुए हैं। मैं चलती हूँ, महल में शांति की प्रार्थना करने जा रही हूँ। मोहिनी का काम पूरा हुआ। इतना कहकर वो तो वहां से चली गई, लेकिन अब वासु के मन में चिंता का स्तर और बढ़ गया। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा अपने पिता की तरफ निकल गया। सुबह सुबह शिवेंद्र कबूतरों को दाना डाल रहे थे। आसपास दूध जैसे सफेद कबूतरों ने उन्हें घेर रखा था। तभी वासु वहां आ गया। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटे। क्या हुआ, तुम परेशान से क्यों लग रहे हो? वासु के चेहरे की शिकन देखकर शिवेंद्र समझ गए कि कोई बात तो जरूर है। कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही, वासु अनमने ढंग से बोला। बेटा, मैं पिता हूं तुम्हारा, चलो बताओ क्या बात है? शिवेंद्र ने वासु के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मैंने जब से उस नाग को मारा था, तभी इंद्रपुरम पर काले बादल छाए देखे गए थे, और तभी से मेरे अंदर यह प्रश्न उठ रहा है कि उसे भेजा किसने? अगर वो हमारे महल तक आ पहुंचा तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत होगी। इसका मतलब हमारा कोई दुश्मन है जिससे हम अनजान हैं। इतना कहकर वासु चुप हो गया और सामने काम में लगे लोगों को देखने लगा। तभी काले बादल फिर छाने लगे। वासु ने उन्हें निहारते हुए राजा शिवेंद्र से कहा, पिताजी, इंद्रपुरम मेरी जिम्मेदारी है और मैं यहां के लोगों पर आंच भी नहीं आने देना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि गुरु अनंतानंद को महल में बुलाया जाए और उनसे महल में पूजा कराई जाए। वासु के साथ शिवेंद्र भी उन काले बादलों को देख रहे थे जिनसे परेशान होकर वासु ने ये सब कहा था। राजा शिवेंद्र को भी लगा कि पूजा करना सही होगा, लेकिन एक समस्या थी जिसके बारे में वासु को बताना जरूरी था। तुम्हारी चिंता जायज है वासु, मैं गुरु अनंतानंद को अभी बुला लेता, लेकिन इस वक्त तो एक गुप्त स्थान पर अपने यज्ञ में लीन है। उन्हें यहां बुलाना तो मुश्किल है। अगर गुरु अनंतानंद से मिलना है तो हमें वहीं जाना होगा। क्या वो गुप्त रास्ता यहां से बहुत दूर है? वासु ने राजा शिवेंद्र से पूछा। हाँ, वो बहुत खतरनाक जगह पर है, लेकिन वहां का एक गुप्त रास्ता मुझे पता है जिससे हम वहां कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं, राजा शिवेंद्र ने उत्तर देते हुए कहा। उस जगह पर पहुंचने में अगर कुछ ही घंटे लगते हैं तो हम वहां जा सकते हैं। सुबह जल्दी निकलकर हम रात तक महल वापस आ जाएंगे पिताजी। वासु को इस वक्त महल की कुछ ज्यादा ही चिंता सता रही थी। वो महल छोड़कर तो नहीं जा सकता था, लेकिन वासु ने जब राजा शिवेंद्र से जब ये सुना कि एक दिन में वहां से वापस आ जाएंगे तो जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बेटा, वो ऐसा मंदिर है जहां हम अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
न ही मणि को साथ ले जा सकते हैं। राजा शिवेंद्र की यह बात सुनकर वासु शांत रह गया। गुरु अनंतानंद से मिलना जरूरी तो था, लेकिन मणि को यूं ही छोड़कर जाना सही नहीं था। इसलिए फिर वासु ने मन बना लिया कि वो गुरुजी के यज्ञ खत्म होने का इंतजार करेगा। लेकिन इससे पहले वासु अपना इरादा पक्का करता, बुआ धमकती हुई वहां पहुंची और बोली, शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या हुआ? मैं जानती हूं कि मणि को यहां छोड़कर जाना बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं उन्हें देखते हुए हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते हैं वासु बेटे। मुझे लगता है गुरुजी से मिलकर महल की शुद्धि करानी जरूरी है, क्योंकि जब से वो काल जैसा नाग हमारे महल में घुसा था तभी से अजीब अजीब चीजें हो रही हैं यहाँ। बाकी शिवेंद्र भैया मुझसे ज्यादा समझदार हैं आप। बुआ ने एकदम सही मौके पर आकर अपने पासे फेंके थे। वासु का पीछे हटता मन ये सब सुनकर वापस परेशानी में गिर गया। मोहिनी, धर्मसेन और बुआ तीनों से वासु एक ही बात सुन चुका था। ऐसे में उसकी बुद्धि से ज्यादा उसके अंदर की चिंता उस पर हावी होने लगी। मुझे लगता है बुआ ठीक कह रही है, हमें गुरुजी के पास सोकर आना ही चाहिए पिताजी। और रही बात मणि की, तो महल के कुछ लोगों को छोड़कर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम वहां गए हैं। मैं महल के आसपास कड़े इंतजाम के आदेश दे देता हूं। हमारे सैनिक छुपकर महल पर निगरानी रखेंगे। राजा शिवेंद्र को कहीं न कहीं ये जल्दबाजी लग रही थी, लेकिन वो भी चाहते थे कि महल में शांति पूजा हो। ऊपर से वासु इतनी परेशानी में आगे का काम भी नहीं कर सकता था, इसलिए राजा शिवेंद्र ने भी इसके लिए हामी भर दी। ठीक है, लेकिन ये बात गुप्त ही रहेगी, याद रहे। वहां मैं, तुम और चंद्रा, सिर्फ 3 लोग ही जाएंगे। किसी को खबर लगने से पहले हमें रात तक वापस आना होगा। ठीक है पिताजी, मैं चंद्रा भैया को इसकी जानकारी दे देता हूं। वासु ने राजा शिवेंद्र से कहा और वहां से निकल गया। बुआ की खुशी का इस वक्त ठिकाना नहीं था। आखिर उसने वासु और राजा शिवेंद्र दोनों को महल से बाहर भेजने का प्रबंध कर दिया था। अब उसे बस दूर से बैठकर कल का तमाशा देखना था। भैया शिवेंद्र, मैं भी चलती हूं, कल तुम्हारे जाने की तैयारी भी तो करवानी है ना। ये कहते हुए बुआ भी वहां से निकल गई। हाँ, सारी तैयारी करवा दो, राजा शिवेंद्र ने कहा और वो भी वहां से निकल गए। शाम होते होते ही वासु ने चंद्रा को जब मंदिर जाने की बात बताई तो वो चौंक गया और सोचने लगा, तो इसका मतलब मोहिनी ने अपना काम कर ही दिया। मोहिनी ने ही कोई चाल चलकर वासु को महल से बाहर भेजने की योजना बनाई होगी। बहुत अच्छे मोहिनी, अब तो तुमसे मिलना ही होगा। वासु के जाते ही चंद्रा सीधा मोहिनी के पास चला गया। यहां मोहिनी बैठी वासु का इंतजार कर रही थी, लेकिन चंद्रा मोहिनी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो लगता था हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी योजना विफल हो जाएगी। मोहिनी ने जब चंद्रा को देखा तो चौंक गई और तुरंत उसका हाथ पकड़कर एक कोने में ले गई। अरे, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? इस तरह आकर कहीं भी कुछ भी कहना शुरू कर देते हो चंद्रा। असल में अभी तक मोहिनी को यह खबर नहीं लगी थी कि वासु कल गुरु अनंतानंद से मिलने जाने वाला था। लो, अब इतने अच्छे मौके पर भी मुझे सुनाना शुरू कर दिया मोहिनी। माना कि तुमने काम कर दिखाया, लेकिन मुझे डांट क्यों रही हो? चंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद्रा, तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ कहो ना। मोहिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वासु कल चंद्रा आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी बुआ वहां आ गई और बोली, मोहिनी को कुछ पता होगा तब तो समझ आएगा ना। और वासु को महल से बाहर भेजने का कारनामा मैंने किया है, मोहिनी ने नहीं। बुआ, अब आप भी शुरू मत हो जाना। मुझे साफ साफ कहो ना कि बात क्या है। मोहिनी सर पकड़ते हुए बोली। मोहिनी को परेशान देख बुआ को हंसी आ गई। वो चंद्रा की तरफ इशारा करते हुए बोली, बात यह है कि कल वासु, भैया शिवेंद्र और चंद्रा गुरु अनंतानंद से मिलने महल से दूर जा रहे हैं, वो भी मणि के बिना। उन्हें वापस आने के लिए रात हो जाएगी या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। जैसे ही मोहिनी ने बुआ की ये बात सुनी, वह हैरान रह गई। मोहिनी ने जिस तरह वासु के अंदर परेशानी पैदा की थी, उससे वासु इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार हो जाएगा, उसने नहीं सोचा था। आंख बड़ी करते हुए मोहिनी बोली, सच में? इसका मतलब कल महल में कोई नहीं होगा? लेकिन ये हुआ कैसे? बुआ मुस्कुराते हुए बोली, मैं भैया शिवेंद्र के कक्ष से गुजर रही थी। मैंने सुना वासु अपने पिता से ये सब बातें कर रहा है। वासु तो गुरु के पास जाने का मन बदल चुका था, लेकिन तभी मैं वहां पहुंच गई और ऐसा नाटक किया कि वासु जाने से फिर मना नहीं कर पाया। वाह बुआ, इसका मतलब इस योजना के रचयिता तो आप निकली। चंद्रा हैरानी से बोला, हाँ, कल का मौका बड़ी मुश्किल से मिला है।
हम उसे खाली नहीं जाने दे सकते। अगर ये मौका हाथ से छूट गया तो फिर मणि को चुरा पाना संभव ना हो पाएगा। वासु कल भैया शिवेंद्र के साथ जा रहा है और मणि यहीं रहेगी। बाकी तुम्हें आगे क्या करना है मोहिनी, खुद देख लो। बुआ ने इतना कहा और यहां वहां देखती हुई तेजी से निकल गई। चलो, मुझे भी सुबह जल्दी निकलना है। अब कल सब कुछ तुम्हारे ऊपर है मोहिनी। जैसा कि बुआ ने कहा है, कल का मौका बड़ा मुश्किल से मिला है। हम उसे खाली नहीं जाने दे सकते। चलता हूं। चंद्रा ने भी मोहिनी को समझाया और वहां से निकल गया। मोहिनी चुपचाप वहां खड़ी यही सोच रही थी कि कल कैसे अपने कामों को अंजाम देगी। बुआ और चंद्रा ने जो कहा था वो मोहिनी भी अच्छी तरह जानती थी। वासु को मणि को छोड़कर जाना एक तरह का वरदान ही था। अब वो उसे हाथ से कैसे जाने देती। आखिर कल मेरी मेहनत सफल होगी, मोहिनी ने खुद से कहा कि तभी मोहिनी को अपने पीछे किसी के खड़े होने की आहट हुई, जिसने मोहिनी की बात सुन ली थी। आखिर वो कौन था जिसने मोहिनी की बात सुन ली थी? क्या होगा जब वासु मणि को महल में छोड़कर गुरु अनंतानंद से मिलने चला जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। त्रिलोकी को जब पता चला कि वासु ने उसके भेजे नाग को मार दिया था तो वो गुस्से से भर गया। वहीं मोहिनी और बुआ ने मिलकर वासु के अंदर इतनी चिंता पैदा कर दी कि वो मणि महल में छोड़कर राजा शिवेंद्र के साथ गुरु अनंतानंद के पास जाने के लिए तैयार हो गया, ताकि महल में सुख शांति बनी रहे। अब बस कल का इंतजार है, फिर मेरी मेहनत रंग लाएगी, मोहिनी ने खुद से कहा ही था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने की आहट हुई। जैसे ही मोहिनी ने पीछे देखा, उसके सामने वासु खड़ा था। वासु को देखकर मोहिनी की जान सूख गई। एक पल तो उसे लगा कि अब उसका खेल खत्म। वो अपनी सफाई देती तभी वासु बोला, यहां खड़ी खड़ी अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? कौन सी मेहनत सफल होने वाली है कल? वासु के मुंह से यह बात सुनकर मोहिनी की जान में जान आ गई और वो राहत की सांस लेते हुए बोली, अरे वाह वासु, तुम अचानक यहां? वो मैं तो ऐसे कुछ भी बोलते रहती हूं। इतना कहकर मोहिनी ने खांसना शुरू कर दिया। मोहिनी को खांसते देख वासु चौंक गया और चिंता जताते हुए उससे बोला, क्या हुआ मोहिनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूं, सुबह से थोड़ी सर्दी और सर में दर्द है, और कुछ नहीं। मोहिनी ये अच्छी तरह जानती थी कि वासु उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए पूछेगा, लेकिन अगर मोहिनी वासु के साथ जाती तो यहां उसका मणि चुराने का काम कैसे हो पाता। इसलिए मोहिनी ने पहले ही खासकर वासु के सामने बीमारी का बहाना बना दिया ताकि वो उसे अपने साथ गुरु अनंतानंद के पास न ले जा पाए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? असल में मैं गुरु अनंतानंद के पास जा रहा हूं, मुझे लगा तुम्हें छोड़कर जाऊंगा तो तुम बुरा मान जाओगी, इसलिए साथ चलने का पूछने आया था, वासु ने मोहिनी को देखते हुए कहा। अच्छा, अरे नहीं वासु, मुझे भी तुम्हारे साथ चलती, लेकिन ये बीमारी, अगर तुम कहो तो मैं साथ चल सकती हूं, मोहिनी ने नाटक करते हुए कहा। मोहिनी समझ गई थी कि उसकी ऐसी हालत देखकर वासु उसे कभी अपने साथ नहीं ले जाएगा। नहीं 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 मोहिनी, ऐसी हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे भी गुरु अनंतानंद के उस मंदिर का रास्ता खतरनाक है, तुम आराम करो और कोई भी दिक्कत आए तो धर्मसेन और अभिनव को बोलना, क्योंकि धर्मसेन और अभिनव भी मुझे आधे रास्ते तक ही छोड़ने जा रहे हैं। ये मोहिनी के लिए सोने पर सुहागा था। वासु का जाना उसके लिए बहुत सुनहरा मौका तो था ही, लेकिन साथ में धर्मसेन और अभिनव भी जा रहे थे। मोहिनी के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। अंदर ही अंदर खुश होती हुई मोहिनी बोली, अच्छा ठीक है वासु, लेकिन ध्यान से जाना, मेरी चिंता मत करो, मैं यहां कुछ देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, ध्यान रखना अपना, वासु ने मोहिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और वहां से निकल गया। मोहिनी, लगता है कल तेरे हाथ से मणि को कोई नहीं बचा सकता है। वासु, मुझे माफ कर देना, जब तुम मंदिर के रास्ते में होगे तब तक मणि मेरे कब्जे में होगी, मोहिनी ने खुश होते हुए खुद से कहा। वासु जैसे ही मोहिनी के कमरे से बाहर निकला, सामने से आती दमयंती उससे टकरा गई। इस वक्त दमयंती कुछ फूल लेकर बाग से आ रही थी। वासु से टकराते ही सारे फूल उन दोनों के ऊपर जा गिरे। वो दोनों पहले तो एक दूसरे को देखते रह गए, फिर दमयंती पीछे हट गई। माफ करना वासु, वो मैंने देखा नहीं। इतना कहकर दमयंती वहां से जाने लगी। असल में उसने वासु को मोहिनी के कमरे से निकलते देख लिया था, इसलिए उसे वासु पर गुस्सा आ रहा था। वहीं वासु ने दमयंती के चेहरे को देखकर उसकी जलन का अंदाजा लगा लिया था। वासु ने जाती हुई दमयंती का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने सामने खींच लिया।
और दमयंती के सर पर गिरे हुए फूल को हटाते हुए बोला, इतनी जल्दी में कहां भागी जा रही हो? कोई बहुत जरूरी काम है? नहीं, दमयंती मुंह बनाते हुए बोली। वासु को दमयंती का जलन भरा चेहरा देखकर न जाने क्यों अंदर से हंसी आ रही थी। तभी वासु के मन में ख्याल आया और वो दमयंती से बोला, अगर कोई काम नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं गुरुजी से मिलने दूर एक मंदिर जा रहा हूं। वासु ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, दमयंती ताना मारते हुए बोली, क्यों, तुम्हारी प्यारी मोहिनी नहीं जा रही है, या फिर गलती से ये बात मुंह से निकल गई है तुम्हारे? वासु को दमयंती का यह ताना बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि वो दमयंती पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। दमयंती की आंखों में देखता हुआ वो बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम नजर ही कम आती हो, अभी सामने आ गई तो मैंने पूछ लिया, अब बोलो भी, चलोगी? नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत सारे काम है, तुम जाओ, दमयंती ने वासु से कहा। ठीक है दमयंती, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं यहां मणि को छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए मणि की सुरक्षा का ध्यान रखना, वासु ने दमयंती से कहा, क्योंकि वासु को दमयंती पर पूरा भरोसा था। वैसे वासु को मोहिनी और बुआ पर भी भरोसा था, लेकिन दमयंती जिम्मेदार भी थी, इसलिए वासु ने मणि की जिम्मेदारी दमयंती को दी। वासु की बात सुनकर दमयंती पहले तो चौंक गई, फिर दमयंती ने वासु से कहा, ठीक है वासु, मैं मणि की सुरक्षा का ध्यान रखूंगी, लेकिन तुम ठीक से जाना। इतना कहकर दमयंती चली गई। दूसरी ओर राजा शिवेंद्र, चंद्रा और वासु के जाने की तैयारी हो रही थी। इस यात्रा के बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं थी, इसलिए सारी तैयारियां गुप्त तरीके से हो रही थी। हमारे कुछ सैनिक महल के चारों तरफ तैनात रहेंगे, लेकिन गुप्त तरीके से, और कुछ हमारे साथ चलेंगे, धर्मसेन सेनापति से बोला। सारी तैयारी हो चुकी है, अब बस वासु के आने की देर है। तभी वहां अभिनव आया और धर्मसेन से बोला, अभिनव, अगर तुम चाहो तो यहां रुक सकते हो, हम दोनों को वासु को छोड़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो वासु ने धर्मसेन को भी उसके साथ न जाने को कहा था, लेकिन धर्मसेन ने जिद करके वासु को मना लिया था। अब धर्मसेन अभिनव को साथ जाने से मना कर रहा था, लेकिन अभिनव ने उसकी एक न सुनी और बोला, नहीं नहीं, मैं भी साथ चलूंगा, और वैसे भी हम सब आधे रास्ते ही जा रहे हैं ना। धर्मसेन और अभिनव बातें कर ही रहे थे कि तभी राजा शिवेंद्र और वासु, चंद्रा भी वहां पहुंचे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब देर नहीं करनी चाहिए, राजा शिवेंद्र ने वासु की तरफ देखते हुए कहा। जी पिताजी, सारी तैयारियां हो चुकी है। धर्मसेन, घोड़े बुलवाओ, वासु धर्मसेन से बोला। लगता है आज पिताजी के साथ मजा आने वाला है, हमें यूं साथ में सफर करने का मौका कहां मिलता है, चंद्रा ने हंसते हुए कहा। सही कहा चंद्रा, लेकिन रास्ता आसान नहीं है, हमें संभल कर चलना होगा। इतना कहकर राजा शिवेंद्र घोड़े पर बैठ गए। कुछ देर बाद महल के पीछे वाले रास्ते से वासु का काफिला गुरु अनंतानंद से मिलने निकल गया। दूसरी तरफ एक अधेड़ आदमी सुनसान टापू पर उड़ रहा था। उड़ते हुए अचानक पीछे से उस पर हमला हुआ, जिससे वो जमीन पर आ गिरा, लेकिन आदमी ने भागना बंद नहीं किया। भागते भागते उसके सामने नाग अश्विन आकर खड़ा हो गया, जिससे वो हड़बड़ाकर पीछे हट गया, और नाग अश्विन ने उस भागते हुए आदमी से कहा, कहां तक भागोगे सोहम, यहां चारों तरफ सिर्फ पानी है। नाग अश्विन ने जमीन पर गिरे हुए सोहम से बोला, तुझे क्या लगता है नाग अश्विन, तू इतनी आसानी से मुझे हरा देगा? मैं जानबूझकर यहां आया हूं, ये मेरा बनाया हुआ टापू है, मेरा बनाया हुआ। ये कहते ही सोहम ने अपने हाथ से इशारा किया, और उसका इशारा करते ही टापू के कांटे भरे पेड़ जिंदा हो गए और नाग अश्विन पर टूट पड़े। असल में सोहम नागमणि समुदाय के प्रमुख लोगों से एक था, जिसे हर तरह के जादू को तोड़ना आता था। जैसे ही नाग अश्विन पर हमला हुआ, तभी मौका पाते ही सोहम हवा में उछला और अपने हाथ को कांटों से भरकर जोरदार वार नाग अश्विन पर करने लगा। लेकिन नाग अश्विन एक पल में उस हमले से बच निकला और सोहम के पास पहुंचकर उसके सर पर वार किया। सोहम जमीन में खिसकता हुआ एक पत्थर से जा टकराया। इतने में नाग अश्विन पर फिर वही पेड़ टूट पड़े, लेकिन इस बार नाग अश्विन ने सारे पेड़ों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। सोहम की ताकत पेड़ों में थी, जिसे अब नाग अश्विन ने खत्म कर दिया था। तुम्हारे ये पेड़ तो खत्म हो चुके, अब क्या इरादा है सोहम? इरादा है तुम्हें खत्म कर देने का, सोहम ने खड़े होते हुए कहा। नाग अश्विन और सोहम फिर से एक दूसरे पर टूट पड़े। कई घंटों तक चली इस लड़ाई में नाग अश्विन बुरी तरफ घायल हो गया, लेकिन सोहम की हालत उससे भी बुरी थी, क्योंकि नाग अश्विन ने युद्ध के विरुद्ध उसके ऊपर वार किए थे। तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, मुझसे हाथ मिला लो और नागमणि समुदाय पर राज करने में मेरी मदद करो। अपने हाथ का खून साफ करते हुए नाग अश्विन ने घुटनों पर बैठे हुए सोहम से कहा।
तुम्हारे जैसे पापी और धोखेबाज आदमी का साथ कौन देना चाहेगा, जो अपने ही समुदाय के लोगों के खिलाफ साजिश रच रहा है। मैं मर भी जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। इतना कहते ही सोहम ने उठकर अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और नाग अश्विन के ऊपर छोड़ दी, लेकिन वो उससे बच निकला और सोहम के पास आकर उसने सोहम को खत्म कर दिया। मेरा साथ दे देता तो अभी जिंदा होता। अब तेरे परिवार का क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं उन्हें भी जल्दी तेरे पास पहुंचा दूंगा। ये कहते हुए नाग अश्विन ने सोहम के मुंह के अंदर हाथ डालकर एक अंगूठी निकाल ली और वहां से चला गया। असल में सोहम नागमणि समुदाय के प्रमुख लोगों की समिति का एक सदस्य था, जिसके पास कई गुप्त जानकारियां थी। नाग अश्विन ने उसे धोखे से फंसाकर उस पर हमला कर दिया था, और जब उसने नाग अश्विन का साथ देने से मना कर दिया तो उसने सोहम को खत्म कर दिया था। यहां राजा शिवेंद्र, वासु और चंद्रा अपने घोड़े पर जंगल के बीच चलते चले जा रहे थे। राजा शिवेंद्र के कहे अनुसार रास्ता सच में आसान नहीं था। कभी एकदम ऊंची पहाड़ी आ जाती थी तो कभी ऐसी ढलान मानो पाताल लोक में जा रही हो। लेकिन राजा शिवेंद्र को एक एक रास्ता अच्छी तरह मालूम था, इसलिए कठिन रास्तों को वो लोग आसानी से पार कर लेते। मेरे जवानी के दिन इसी जंगल में बीते हैं, यहां तक कि तब मुझे एक पेड़ की जानकारी थी। राजा शिवेंद्र इतने दिनों बाद जंगल में लौटकर बहुत उत्साहित थे। अच्छा पिताजी, लेकिन आप यहीं क्यों आते थे? और भी तो जंगल है ना आसपास? वासु ने आगे चल रहे राजा शिवेंद्र से पूछा। क्योंकि अभी हम जहां जा रहे हैं मुझे उस मंदिर की तलाश थी, इसलिए उसे ढूंढते ढूंढते मैंने यहां का चप्पा चप्पा छान लिया था, राजा शिवेंद्र ने वासु को बताया। तो फिर आपको वो मंदिर कैसे मिला? चंद्रा ने यहां वहां देखते हुए कहा। बहुत कठोर तपस्या और त्याग से कई कई दिन में बिना कुछ खाए पिए यहां ध्यान लगाए बैठा रहता था। सालों तक यूं ही परिश्रम के बाद मुझे उस मंदिर का रास्ता मिला था। इतना कहते ही राजा शिवेंद्र ने अपने घोड़े की लगाम जोर से खींच दी और तेजी से उसे दौड़ा दिया। लगता है आज पिताजी को अपने पुराने दिन याद आ गए। चंद्रा राजा शिवेंद्र के उत्साह को देखते हुए बोला। हाँ भैया, लेकिन अभी हमें उनके पीछे चलना चाहिए, वरना अगर हम गुम हो गए तो परेशानी हो जाएगी, वासु ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना घोड़ा हाँकता हुआ राजा शिवेंद्र के पीछे निकल गया। अरे वासु रुको, मैं भी आ रहा हूं। चंद्रा ने भी वासु के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ ही देर में राजा शिवेंद्र, वासु और चंद्रा एक झरने के सामने आ पहुंचे। राजा शिवेंद्र ने घोड़ा रोका और झरने के पास जाने लगे। ये देखकर वासु और चंद्रा ने एक दूसरे से इशारों में पूछा कि पिताजी आखिर कर क्या रहे हैं? फिर चंद्रा बोला, पिताजी क्या हम यहां पानी पीने के लिए रुके? राजा शिवेंद्र ने पीछे मुड़कर चंद्रा को एक मुस्कान दी और अपने पास आने का इशारा किया। वासु और चंद्रा दोनों झिझकते हुए राजा शिवेंद्र के पास आकर खड़े हो गए। मेरी इतने सालों की मेहनत मैं तुम दोनों को आज दिखाना चाहता हूं। इतना कहते ही राजा शिवेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ने के कुछ ही देर बाद वासु और चंद्रा ने देखा कि जिस झरने के पास वो खड़े थे वो धीरे धीरे बीच में से ही खुलना शुरू हो गया और कुछ ही पलों में झरना पूरी तरह खुल गया। वासु और चंद्रा ने देखा झरने के उस पास बहुत ही विशाल और घना जंगल था। कैसा लगा ये जंगल? राजा शिवेंद्र ने आंखें खोलते हुए पूछा। पिताजी ये तो चमत्कार से कम नहीं है, वासु आंखें फाड़ता हुआ बोला। सही कहा, झरने के पीछे इतना बड़ा जंगल। चंद्रा जंगल को झांकते हुए बोला। वो मंदिर यहीं है, हमें उसके अंदर चलना है। राजा शिवेंद्र ये कहते हुए झरने के अंदर चले गए और उनके पीछे वासु और चंद्रा भी साथ चले गए। यहां महल के बाहर तो कड़ी निगरानी रखी गई थी। होनहार सैनिक महल के चारों तरफ थे, लेकिन महल के अंदर जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी वहां दमयंती के अलावा कोई भी भरोसे का नहीं था। वासु को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों पर वो भरोसा कर रहा था उनमें से कुछ लोग वासु को डसने के लिए ही बैठे थे। महल के गलियारों में घूमती बुआ लोगों को दिखाने के लिए आज वहां की रक्षक बनी थी। उन्होंने महल के हर रास्ते को अच्छी तरह जांच लिया था। तभी बुआ ने देखा कि वासु के कक्ष के बाहर दमयंती खड़ी थी। दमयंती को देखकर बुआ सीधी मोहिनी के कक्ष में दौड़ती हुई चली गई। आखिर बुआ दमयंती को देखकर सीधा मोहिनी के कक्ष में क्यों चली गई? दमयंती के रहते हुए मोहिनी वासु के कक्ष से मणि हासिल कर पाएगी या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।